अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ खान और आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी को, जो कि हमारे साथ बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग की एक सब्जेक्ट है, जो कि हम सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और इसके हमारे साथ जो यूनिट्स हैं उनमें से सबसे पहले हमारे साथ आता है इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी। सेकंड यूनिट हमारे साथ आता है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। थर्ड यूनिट हमारे साथ आता है सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। फोर्थ नंबर यूनिट हमारे साथ आता है ट्रामा एंड सेल इंजरी। और फिफ्थ नंबर यूनिट हमारे साथ आता है होम्योस्टेसिस एम्बैलेंसेस। ये सारे यूनिट्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये डिसऑर्डर्स के साथ हमारे साथ बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और लास्ट हमारे साथ जो यूनिट है वो हमारे साथ है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये यूनिट्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो बॉडी में जो पैथोज आते हैं, जो डिजीजेज आते हैं, उनके साथ हमारी बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। एज द वर्ड इंडिकेट पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। सो डिजीज के साथ फिजियोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं हम वो सारे चेंजेस पढ़ेंगे बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट हमारे साथ है इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी में हम इन दिस यूनिट लर्नर्स विल गेन एन इंट्रोडक्शन टू ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज एंड इट्स डेवलपमेंट। At the end of this unit, each learner will be able to define pathology, pathology क्या है, and pathophysiology, pathology और pathophysiology में फर्क क्या है। इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेंगे और इन दोनों की डिफिनेशंस पढ़ लेंगे। डिफरेंशिएट अमंग पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर बायोमेडिकल साइंसेस, पैथोफिजियोलॉजी और इनको हम रिलेट करेंगे बायोमेडिकल साइंसेस के साथ। डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिजीजेस एंड इट्स डेवलपमेंट, डिजीज और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है हमारी बॉडी में, ये हम इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस each of the 5 components of disease process like prevalence, etiology, pathogenesis, clinical manifestation, outcomes। हम एक डिजीज की प्रेवेलेंस, उसकी causes यानी एटियोलॉजी, उसकी पैथोजेनेसिस, जो पैथोजन की जो ग्रोथ होती है इनसाइड द बॉडी, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर वो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप किस तरह करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, आउटकम्स, और फिर उस डिजीज के आउटकम हमारे साथ क्या होगी, प्रोग्नोसिस क्या होगी, फ्यूचर ऑफ द डिजीज क्या होगी। ये सारी चीजें हम इस यूनिट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर सेकंड नंबर यूनिट जो हमारे साथ होता है वो है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन किस तरह होती है हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन है क्या चीज, और फिर इसको बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है। सो द प्रोसेस इन विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। और फिर ये किस तरह रिस्पॉन्स करती है, और सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। So at the end of this unit, each learner will be able to describe the stages of an infectious disease after the point at which the potential pathogen enters the body. List the systematic manifestation of infectious disease. हमारे साथ जब डिजीज काज होती है, सो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिस्टमैटिक मैनिफेस्टेशन हमारे साथ क्या क्या होते हैं। डिस्कस द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या है, क्यों हमारे साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज होती है। सो ये इन्फ्लेमेशन हमारे साथ एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि पैथोजन के खिलाफ हमारे साथ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब हमारे साथ इन्फ्लेमेशन होती है सो उसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं। सो वो कार्डिनल साइंस हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके क्या साइंस होंगे। सो उनमें से हमारे साथ हीट हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गई, ठीक है, पेन हो गया, रेडनेस हो गई, ये स्वेलिंग हो गई, ये हमारे साथ क्या है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। सो ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये किस तरह हमारे साथ ये साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। डिफरेंशिएट द हीमोडायनामिक एंड सेलुलर फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हम हीमोडायनामिक और सेलुलर फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमारे साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है। एज द वर्ड एक्यूट मीन्स सडन और क्रॉनिक मीन्स जो डिलेड होती हैं। सो ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये इन दोनों में हमारे साथ डिफरेंसेस क्या है और हमारे साथ ये किस तरह हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इन दोनों में। थर्ड नंबर यूनिट हमारे साथ कैंसर के लिहाज से है और इस यूनिट का नाम है सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो एबेरेंट सेल ग्रोथ होती है या जो सेलुलर एडाप्टेशन होती है, सो उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर एबेरेंट सेल ग्रोथ जो हमारे साथ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, उनको हम किस तरह पहचानेंगे और ये हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स का होते हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
सो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ कुछ यूं होंगे, डिस्कस द जनरल चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल एडाप्टिव प्रोसेस। हम नॉर्मली जो हमारे साथ माइटोसिस और मियासिस होती है, नॉर्मल जो सेल ग्रोथ है, हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस सेलुलर चेंजेस दैट अकर इन विद एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, hyperplasia, metaplasia and dysplasia and general conditions under which these changes occur। फिर हमारे साथ जो abnormal changes है like atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and dysplasia जो कि हमारे साथ aberrant cell growth को जाहिर करती हैं। सो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ होती क्या है और ये कब कब हमारे बॉडी में अपीयर होती हैं। differentiate the neoplastic growth from normal adaptive changes। सो न्यूप्लास्टिक और नॉर्मल एडाप्टिव चेंजेस, इनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर नॉर्मल एडाप्टिव चेंजेस से हमारे साथ न्यूप्लास्टिक ग्रोथ किस तरह होती है, सो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर होते हैं, एक हमारे साथ बिनाइन होता है जो कि मतलब जिनका ग्रोथ हमारे साथ एक जगह फिक्स होती है जो कि ग्रोथ नहीं करती, और एक हमारे साथ मैलिग्नेंट होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली डायनामिक होती है। सो हम इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और हम इन दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द ट्यूमर, नोड्स, मेटास्टेसिस फॉर कैंसर स्टेजिंग। सो जो हमारे साथ कैंसर के जो स्टेजेस है उनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्यूमर, नोड्स एंड मेटास्टेसिस। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन एंड एंटी ऑन्कोजीन टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल लाइन टू कैंसर सेल लाइन। कार्सिनोजेनेसिस, फिर हमारे साथ कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, कैंसर सेल्स किस तरह डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ एबेरेंट सेल ग्रोथ। जब हमारे साथ कैंसर अपीयर होती है तो उसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एबेरेंट सेल ग्रोथ, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स, और हमारे साथ एक कैंसर सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वो है हमारे साथ ट्रॉमा एंड सेल इंजरी। ट्रॉमा क्या होती है और सेल इंजरी क्या होती है, ये हम इस यूनिट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डिस्कस ट्रॉमा, व्हाट इज ट्रॉमा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी किस तरह होती है, डिस्कस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजरी। हमारे साथ फिर इंजरी टू टाइप्स की होती है, एक हमारे साथ रिवर्सिबल इंजरी होती है, एक हमारे साथ इरिवर्सिबल इंजरी होती है। सो एज द वर्ड इंडिकेट, रिवर्सिबल मींस जो कि रिवर्स होती है, जो कि अपने हालत में दोबारा आ जाती है, लेकिन इरिवर्सिबल मीन जो कि हमारे साथ परमानेंट होती है और फिर वो अपनी नॉर्मल हालत में दोबारा नहीं आती, सो हम उसको इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, दैट इज हाइपोक्सिक, फ्री रेडिकल, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ किस तरह सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है, हाइपोक्सिक, फ्री रेडिकल, केमिकल, फिजिकल और न्यूट्रिशनल थ्रू हमारे साथ किस तरह सेल इंजरी होती है। डिस्कस सेल डेथ इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। हमारे साथ नेक्रोसिस के मैकेनिज्म क्या है, किस तरह हमारे साथ नेक्रोसिस अपीयर होती है, जो सेल डेथ है, और एपोप्टोसिस हमारे साथ क्या है और इसकी मैकेनिज्म हम, और सिग्निफिकेंस हमारे साथ इसकी क्या है, जो नॉर्मल हमारी बॉडी में जो सेल डेथ होती है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ 5th नंबर यूनिट है होमियोस्टेसिस इम्बैलेंसेस। होमियोस्टेसिस इम्बैलेंसेस हम बहुत सारी जगहों पर हम पढ़ते हैं होमियोस्टेसिस को। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी इसको कवर किया, और हमने एफओएन में भी इसको कवर किया, और इधर हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी में भी इसका काफी रोल है, और हमने एएचएन या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी हमारे साथ इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उधर भी हम इसको काफी सारे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी। और इधर जो हमारे साथ है पैथोफिजियोलॉजी में, इधर भी हमारे साथ होमियोस्टेसिस इम्बैलेंसेस का काफी ज्यादा, क्योंकि ये भी हमारे साथ हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को इजीली इफेक्ट करते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी में इसका भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले जो हम इसमें जो पार्ट पढ़ेंगे वो हमारे साथ होंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। हमारे साथ जो हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया होती है, या जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आते हैं इनसाइड द बॉडी, लाइक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, या हमारे साथ पोटेशियम से रिलेटेड हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेटेड जो हमारे साथ जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इम्बैलेंसेस आते हैं, हम उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और फिर हम उनको कवर किस तरह करेंगे, या हमारी बॉडी में इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। So, review the physiological mechanism responsible for the movement of fluid and electrolyte in the following body compartments between intracellular fluid and extracellular fluid।
बिटवीन इंट्रावास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल। हमारे साथ फ्लूइड की जो और इलेक्ट्रोलाइट की जो बॉडी कंपार्टमेंट्स में हमारे साथ जो मूवमेंट होती है हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लाइक इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रावास्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। डिस्कस the Starling's hypothesis to describe the movement of fluid across the capillary walls। फिर हमारे साथ एक थ्योरी है स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस, हमारे साथ हाइपोथेसिस है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ स्टार्लिंग ने डिस्कवर किए थे और स्टार्लिंग ने इस पे अपना वो नजरिया ख्याल दिया था। सो हम उसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे कैपिलरी वॉल के थ्रू किस तरह फ्लूइड की मूवमेंट होती है। इसके अलावा हम डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन टर्म्स ऑफ आइसोटोनिक इम्बैलेंस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, कंपोजिशनल इम्बैलेंस। ये हमारे जो इम्बैलेंसेस आते हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द कॉजेज, मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फॉलोइंग आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस लाइक हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। जो हमारे साथ वॉल्यूम की डिफिशिएंसी है और वॉल्यूम की जो इंक्रीज इनसाइड द बॉडी आती है लाइक हाइपरवोलेमिया, की भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे सोडियम की तरफ और सोडियम की जो चेंजेस आती है हमारे साथ बॉडी में या इम्बैलेंसेस आती है हम उसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ सोडियम की नॉर्मल वैल्यू जो हमारे बॉडी में होती है वो हमारे साथ 135 टू 145 है और हमारे साथ जब ये कम होती है तो हम उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया और जब ज्यादा होती है तो हम इसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। सो इन दोनों इम्बैलेंसेस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हमारे साथ जो पोटाशियम की जो नॉर्मल भी है वो हमारे साथ 3.5 टू 4.5 है, ठीक है, और ये भी हम 5.5 हैं और ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और हम हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया को डिवाइड करेंगे। जब हमारे साथ पोटेशियम लेवल लेस होता है इनसाइड द बॉडी हम उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं और जब हमारे साथ ज्यादा होता है तो हम उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसी तरह हम इसमें एसिड बेस इम्बैलेंसेस भी पढ़ेंगे कि हमारे साथ नॉर्मल ब्लड पीएच क्या है जो कि हमारे 7.35 टू 7.45 है और फिर जब इसमें चेंजेस आते हैं तो हमारे साथ एसिडोसिस कब होती है, अल्कोलोसिस कब होती है, हम इसको किस तरह, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस क्या है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस क्या है, और ये हम किस तरह फिर मैनेज करते हैं। और हमारी बॉडी में लेट्स सपोज एसिडोसिस या अल्कोलोसिस कहाँ होती है तो उससे हमारे बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे बफर। हमारे बफर मैकेनिज्म क्या है, फास्फेट, हीमोग्लोबिन, कार्बोनेट, इसके थ्रू हम बफर मैकेनिज्म हमारी बॉडी में किस तरह होता है। रीनल मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे और डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। डिस्कस हाउ टू इंटरप्रेट आर्टेरियल ब्लड गैसेस। एबीजीज हम करते हैं एक पेशेंट के हेमोस्टेसिस को मालूम करने के लिए। उधर हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट और पीएच को देखते हैं। सो हमें इनकी नॉर्मल वैल्यूज का पता होना चाहिए और किस तरह हमारी बॉडी में ये अगर ये डिस्टर्ब होंगे या इनकी इम्बैलेंस होगी तो ये हमारी बॉडी में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हम इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस में फर्क, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस में फर्क और यह हमारे बॉडी में कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और लेट्स सपोज ये कंडीशन होती है तो हमारे बॉडी में कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ यूनिट नंबर 6 जो है वो है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसे कि ये नाम जाहिर करता है कि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो जब हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आएंगे वो हम इस यूनिट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले रिव्यू द फॉलोइंग कंसेप्ट्स ऑफ इम्यून रिस्पांस, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पांस, ह्यूमोरल वर्सेस सेल मीडिएटेड, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्यून सिस्टम की यूनिट में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे साथ ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन, हमारे साथ एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और रिकॉग्निशन क्या है। इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, फिर हम हाइपर सेंसिटिविटी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और हमारे साथ इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को हम जो कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे साथ डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ इम्यून रिस्पांस इंक्लूडिंग एड्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी, जो हमारे साथ एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स डिजीज है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेट्स सपोज हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है सो हमारे साथ कौन कौन से एड्स की वजह से हमारे साथ कौन कौन से और डिजीजेस बॉडी में वो नशोनुमा होते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जब हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है सो जिसको हम एलर्जीज कहते हैं वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके फिर 4 टाइप्स हैं उनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, जो हमारे साथ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है हम उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
और जो हमारे साथ ये बॉडी में जो इसकी एपिडेमियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये जो सारा कोर्स था ये हमारे साथ था पैथोफिजियोलॉजी का, जो कि नर्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके ये इन डिजीजेस को डील करते हैं। अगर उनको इन कंडीशंस का पता हो तो वो इजीली एक वार्ड में ये कंडीशंस डील कर सकते हैं और एक पेशेंट को मौत के मुंह से वापस लेके आ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।